हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। 12th क्लास NCERT हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हमने अनेक कॉन्सेप्ट पढ़े। मेंडलिज्म को समझा, उसके बाद हमने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को समझा। मेंडलिज्म में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ था वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाद में बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। जो लॉ दिया उन्होंने 2 जीन थ्योरी के बेस पे, 2 जीन जब इनहेरिटेंट करते हैं एक साथ तो उसके अंदर किस प्रकार से वो रिकम्बिनेशन होते हैं, उनमें पुनर्संयोजन होता है और वो इंडिपेंडेंटली कुछ नए करैक्टर जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड, और उसके बाद TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, और ड्रोसोफिला के ऊपर अनेक करैक्टर को उन्होंने जब स्टडी किया तो वहाँ पर उन्हें कुछ नए जो कॉन्सेप्ट थे वो मिले, जिसमें एक कॉन्सेप्ट जो था वो लिंकेज का था। और लिंकेज को हमने समझा भी था किस प्रकार जीन के बीच की दूरी बढ़ने पर क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, और जीन यदि एक साथ रहते हैं, 2 जीन यदि 2 करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन यदि एक ही साथ रहते हैं तो उनके बीच किसी भी तरीके से रिकम्बिनेशन नहीं होता है, पुनर्संयोजन नहीं होता है, तो वो एज इट इज़ करैक्टर को दूसरी पीढ़ी में आने पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। लिंकेज के बेस पे, क्रॉसिंग ओवर के बेस पे, जीन का सीक्वेंस पता लगाना हो भी, कौन सा सीक्वेंस है जीन का, कहाँ पर अरेंज हो, क्रोमोसोम पे कहाँ अरेंज होगा, उनके बीच दूरी क्या होगी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो टॉपिक हम पढ़ेंगे जीन मैपिंग। जीन को क्रोमोसोम्स के ऊपर किस प्रकार लीनियर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है उसे हम बोलते हैं जीन मैपिंग। और प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होंगे वो क्रॉसिंग ओवर के डिपेंड पर निर्भर करेंगे, लिंकेज के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उनकी हम बोलते हैं जीन मैपिंग कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे, लिंकेज के प्रकार पढ़ेंगे फर्दर। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है वो समझेंगे, और उसके साथ हम समझेंगे रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर हम रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी के आधार पर जीन मैपिंग को समझेंगे। प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन किया हुआ है टॉपिक है, मतलब कोई भी टॉपिक है वो अलग नहीं है, सारा कुछ एक ही साथ है। ये लिंकेज, जीन मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, जीन रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी और सीक्वेंस ऑफ जीन अकॉर्डिंग टू रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी वो भी समझेंगे हम। और लास्ट में हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में इसके बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। जीन मैपिंग का के अकॉर्डिंग सीक्वेंस अरेंज करना, उसकी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी अरेंज करना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर अनेक क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हम समझने वाले हैं जो एक ही वीडियो में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम जीन मैपिंग को समझते हैं, लिंकेज को समझते हैं। लिंकेज जो था वो कॉन्सेप्ट ड्रोसोफिला के ऊपर TH मॉर्गन ने दिया था, और वहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने कुछ डोमिनेंट जीन सेलेक्ट किए और कुछ रिसेसिव जीन सेलेक्ट किए और उनका आपस में कुछ क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने पर उन्हें कुछ अनेक करैक्टर मिले। लेकिन जो करैक्टर या जो लक्षण जो थे वो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को लागू कर रहे थे, उतने करैक्टर उनको TH मॉर्गन को नहीं मिले। उन्हें कुछ एक्सेप्शनल केस मिले जिसके अंदर करैक्टर जो थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते थे। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट का मतलब उनमें किसी भी तरीके से स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं हो रहा था, मतलब कि वो रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, उनके क्रोमोसोम के बीच में किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम हो रहा था। कुछ जीन ऐसे थे तो उनको प्रत्येक को स्टडी किया ड्रोसोफिला के अंदर, और एक वीडियो भी मैंने इसमें अपलोड किया है मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के डिफरेंस को शो करता है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उनका जो है वो, उसमें लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसी के बेस पे हम आगे टॉपिक को इसको आगे पढ़ेंगे। तो मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर मेनली यहाँ पर हम अनेक करैक्टर स्टडी किए, लेकिन यहाँ पर हम 3 ही डोमिनेंट करैक्टर और उसके अपोजिट रिसेसिव करैक्टर को हम स्टडी करेंगे। तो डोमिनेंट सी ब्राउन बॉडी, रेड आइज और नॉर्मल विंग, इसको हम नॉर्मल विंग बोलते हैं। और दूसरे थे येलो बॉडी, वाइट आई और वेस्टिजियल, इसको मिनिएचर भी बोलते हैं। वहाँ पर मिनिएचर या वेस्टिजियल मतलब कि उनके पंखों का साइज़ है वो छोटा रह जाता है, और डोमिनेंट के अंदर पंखों का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, नॉर्मल साइज़ के विंग होते हैं। तो कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर जो थे वो TH मॉर्गन ने स्टडी किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, और उसी के बेस पे उन्होंने क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ लिंकेज को भी समझा, लिंकेज को भी उन्होंने बताने की कोशिश की। तो हम समझेंगे क्या होता है ये। हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए थे TH मॉर्गन ने, और वो उस
एक्सपेरिमेंट का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा समझा रखा है, तो वो समझ सकते हैं। मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें एक फीमेल ड्रोसोफिला ली जिसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर थे, येलो बॉडी और वाइट आइज़। फीमेल ड्रोसोफिला ली, उसका क्रॉस करवाया मेल ड्रोसोफिला के डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन बॉडी और रेड आइज़। और मेल जो ड्रोसोफिला होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, जो आपस में उनका किसी तरह से रिकम्बिनेशन नहीं होता, वो आपस में क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही होता है। हमने अर्धसूत्री विभाजन के अंदर समझा भी है मियोसिस के अंदर किस प्रकार क्रोमोसोम आपस में मियोसिस जब गैमीट बनाते हैं तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो ये मेल जो है वो ब्राउन बॉडी रेड आइड्स डोमिनेंट कैरेक्टर का था। तो पूरा हमने वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, तो यहाँ हम उसको ना डिस्कस करके इसका लास्ट में रिजल्ट पे जाएंगे सीधा। एक्सपेरिमेंट बी जो किया था वहाँ पर उसने कुछ और जीन लिए मॉर्गन ने, और वो जीन थे वाइट आइज़ और मिनिएचर विंग, मतलब कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है फीमेल रिसेसिव कैरेक्टर की, और उसके अगेंस्ट जो था फीमेल जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला था। यहाँ पर जो जीन का जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। दोनों के अंदर आप जीन की लोकेशन देख सकते हैं क्या क्या है। एक्सपेरिमेंट ए के अंदर जो है वो दो जीन आपस में जब आपस में क्रॉस कर रहे हैं, वो दो जीन बहुत ही नज़दीक हैं, पास हैं। और एक्सपेरिमेंट बी के अंदर जो जीन लिए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा है। तो जीन की जो लोकेशन है उसी के बेस पे क्या होते हैं वो जीन क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं या फिर लिंकेज शो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ए के अंदर लिंकेज शो करते हैं, क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते, या बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट बी के अंदर जो जीन है वो बहुत दूर दूर हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन जितने दूर होंगे उसके बीच क्रॉसिंग ओवर या नए कैरेक्टर रिकम्बिनेशन के या रिकम्बाइन होने की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वो ज़्यादा होती है। जबकि जीन यदि पास एक दूसरे से लगे हुए हैं, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो कभी भी किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर नहीं करते, रिकम्बिनेशन नहीं होते, या फिर बहुत ही रेयरली बहुत ही कम मात्रा में रिकम्बिनेशन करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ए और बी ये हमने डिस्कस किए थे। अब एक्सपेरिमेंट ए और बी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, एक्सपेरिमेंट ए के अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट मिला पेरेंटल कैरेक्टर थे वो हम डिस्कस किया था, उसी को हम चलते हैं यहाँ पर। F2 जनरेशन में हमें लगभग पेरेंटल करेक्टर कितने थे, 98.7 करेक्टर मिले। उसके अंदर 98.7% करेक्टर जो थे वो पेरेंटल मिले, मतलब कि उनमें रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 2 जीन हम एक साथ इनहेरिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 करेक्टर और नए मिलने की संभावना होती है, जो मेंडलियन रेशो के अकॉर्डिंग 9:3:3:1 के रूप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगभग एज इट इज़ एक्सपेरिमेंट ए के अंदर जो थे जीन जो पास थे, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हुआ, और जो नए कैरेक्टर बनने चाहिए थे ब्राउन बॉडी और वाइट आइज़ और वाइट बॉडी और रेड आइज़, तो इन कैरेक्टर वाले जो ड्रोसोफिला थी वो लगभग बहुत ही रेयरली 1.3 मतलब कि बहुत ही कम वहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। इसके विपरीत जो जीन दूर दूर थे, एक्सपेरिमेंट बी जो था जिसके अंदर जो करेक्टर लिए उस करेक्टर के अकॉर्डिंग पेरेंटल करेक्टर जो थे वो 62.8% आए, जिसमें वाइट आई और मिनिएचर विंग और रेड आई और नॉर्मल विंग, और साथ में कुछ मात्रा में हमें वहाँ पर 37% के करीब क्या हुए वाइट आई और नॉर्मल विंग और रेड आई मिनिएचर विंग रिकम्बिनेशन, मतलब कि रिकम्बाइंड हुए, आपस में जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, तो कुछ नए गैमीट बने, तो उन्होंने भी क्या बनाया, कुछ प्रोगेनी को जन्म दिया, तो वो रिकम्बिनेशन जो थी वो 37.2% जो थे वो उत्पन्न हुए। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ए के अंदर जो जीन लिए गए वो बहुत पास थे, वो लिंक्ड थे, तो आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, उनमें जीन विनिमय में नहीं हुआ, और जीन विनिमय में नहीं होने के कारण पेरेंटल कैरेक्टर एज इट इज़ दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में इस तरह से वंशागत होते चले जाते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट बी के अंदर जो जीन की लोकेशन थी, जिन जीन को हमने स्टडी करना था, वो जीन बहुत दूर थे और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में कुछ नए गैमीट बने, और उन नए गैमीट के कारण क्या हुआ, कुछ रिकम्बाइन या क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट जो थे वो जो एनिमल थे वो या ऑर्गेनिज्म जो थे वो डेवलप हुए। अब हुआ क्या एक्सपेरिमेंट ए के अंदर, उसी को समझते हैं। यहाँ पर 2 जीन लिए, 2 जीन पास हैं, फीमेल क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ए उनके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्या हुआ, रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, मतलब कि वो गैमेट एज इट इज़ रहे, या रेयरली बहुत ही कम मात्रा में गैमेट बने। जबकि मेल जो है
मेल के ऊपर एक ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पे जीन बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो जो करैक्टर जो लिए थे वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई उसके साथ किसी भी तरह से सिमिलर नहीं होता, होमोलोगस नहीं है, हेमिजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो वो किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी कुछ नए करैक्टर हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। तो एज इट इज़ वो क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं तो वहाँ पर जो जीन है वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो पेरेंटल करैक्टर जो थे इसी वजह से 98.7%, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ। फीमेल के अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे लेकिन जीन की लोकेशन इतनी नज़दीक थी कि वो किसी भी तरीके से क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। और मेल के अंदर तो वैसे भी एक क्रोमोसोम है तो वो किसी भी तरीके से क्रॉस ओवर नहीं कर पाता है, तो और रिकॉम्बिनेशन करैक्टर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक से अधिक जीन दो से अधिक जीन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नज़दीक होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ उनको क्या करते हैं, सेम कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट बी की बात करें। एक्सपेरिमेंट बी के अंदर हम बात किसकी करेंगे, जो जीन दूर दूर हैं, मतलब कि 2 जीन की लोकेशन है वो दूर दूर हैं और उनके बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो फीमेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो आपस में क्या करेंगे, वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद जो जीन हैं वो क्या होंगे, उनके बीच में किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर करने के बाद में जो जीन दूर दूर हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो हमने 2 जीन स्टडी किए थे जो जीन दूर दूर थे एक्सपेरिमेंट बी के अंदर, तो उनकी स्टडी किया तो उनके बीच में क्रॉस ओवर हुआ। जब क्रॉस ओवर होगा आपस में जेनेटिक एक्सचेंज होगा क्रोमोसोम के बीच में। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या करते हैं, जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं, जीनों का आदान प्रदान करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम किस प्रकार से हो जाती है, आपस में जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है और वहाँ पर कुछ नए गैमीट हैं वो बनते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, जीन की लोकेशन दूर दूर थी, जीन दूर दूर स्थित थे, तो उनके बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ और वहाँ पर कुछ नए गैमीट हैं वो बने। जबकि मेल के अंदर क्या थे, जो मेल के अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही होता है, तो उसमें कोई भी क्रॉस ओवर नहीं होता है, तो वो क्रोमोसोम एज इट इज़ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और वो मेल ड्रोसोफिला के अंदर होता है। तो पेरेंटल जो करैक्टर थे एक्सपेरिमेंट बी में इसी वजह से कितने आए, 62.8% जो पेरेंटल करैक्टर आए। इसका मतलब कुछ जीन जो थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े थे, लेकिन कहीं पर वहाँ पर कुछ मात्रा में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और उसके बाद कुछ नए लक्षणों वाली ऑफस्प्रिंग या संतानें जो होती हैं वो पैदा होती है। और इसी को मॉर्गन ने क्या कहा था, जो लिंकेज, जो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग लिंकेज को नहीं बता पाए, एक्सपेरिमेंट ए में वो लिंकेज को शो करता है, जबकि एक्सपेरिमेंट बी जो है वो क्रॉस ओवर को शो करता है। क्योंकि मेंडल ने जो करैक्टर लिए थे वो वास्तव में उनकी किस्मत थी कि वो जीन सभी दूर दूर कंडीशन पर स्थित थे। उन्होंने ऐसे कोई जीन नहीं चूज किए स्टडी करने के लिए जो बहुत पास पास स्थित होते। यदि पास पास स्थित होते तो वहाँ पर उनको कुछ और रेशियो जो थे वो लिंकेज वाले मिलते। उसके बाद हम देखें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर है किस प्रकार से होता है। ये क्रॉसिंग ओवर है, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनकी पेयरिंग होती है जब मियोसिस होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 यहाँ पर स्टेज दिखा रहे हैं। एक स्टेज है वो लेफ्ट साइड में है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और दूसरी स्टेज है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। मियोसिस सेकेंड दोनों में आएगी। तो फर्स्ट जो है, जो इस स्टेज के जो लेफ्ट साइड के जो क्रोमोसोम हैं उसमें किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो वो एज इट इज़ दूसरी गैमेट बनाते समय एज इट इज़ वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो वो लिंकेज को शो करते हैं। यहाँ पर किसको शो करेंगे, वो लिंकेज को, नए कॉम्बिनेशन नहीं बने। जबकि दूसरा मियोसिस सेकंड है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहाँ पर किस प्रकार के डिफरेंट गैमेट है वो बनेंगे, 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे जिसके अंदर रिकम्बाइन होकर वो करैक्टर को शो करेगा।
तो इस तरह से होता है। पेरेंटल कैरेक्टर है, हम उसको इस दूसरे तरीके से और समझते हैं। तो गैमेट बने, गैमेट बनने के बाद में F1 जनरेशन के अंदर क्या हुआ, वहाँ पर गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वहाँ पर गैमेट जो थे ओरिजिनल गैमेट हैं वो हमारे पास क्या थे, डोमिनेंट कंडीशन में बने, वो अलग ओरिजिनल गैमेट थे। लेकिन न्यू कॉम्बिनेशन जो मियोसिस हो जाता है तो कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो नए लक्षणों को वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो थ्रू रिकॉम्बिनेशन गैमेट्स कंटेन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, तो कुछ नए कैरेक्टर जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं यदि वो आपस में क्रॉस ओवर करेंगे। तो जीन जितने दूर होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन जितने नज़दीक होंगे वो क्रॉसिंग ओवर न दिखाकर लिंकेज को शो करेंगे। अब इसको समझाने के लिए जेनेटिक जो लिंकेज है उसको जब अपने मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के साथ उनका एक शिष्य थे अल्फ्रेड स्टर्वेंट। अल्फ्रेड स्टर्वेंट जो थे वो मॉर्गन के शिष्य थे और उनकी उम्र थी लगभग 19 साल, मतलब कि एज ए स्टूडेंट ही थे, और वो मॉर्गन की लेबोरेटरी के अंदर एज ए हेल्पर उनका काम कर रहे थे। तो मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ए और बी जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पर जो क्रोमोजोम के आपस में इंट्रैक्शन हुआ, तो वहाँ पर कुछ जीन जो थे वो एज इट इज़ इनहेरिटेड हुए, उनके अंदर 98% से ऊपर की प्रोगेनी जो थी वो पेरेंटल करेक्टर वाली बनी। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 37 जो करेक्टर थे वो 37% के ऊपर करेक्टर जो थे वो नए कॉम्बिनेशन बने। तो इसके बेस पे उन्होंने क्या देखा कि ये किस कारण से हुआ। तो अल्फ्रेड स्टर्वेंट ऐसे जो स्टूडेंट थे मॉर्गन के वो साथ काम कर रहे थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने इसके बेस पे उसी जेनेटिक मैपिंग के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताया। मतलब कि अल्फ्रेड स्टर्वेंट वो आदमी थे या वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया। जीन जो होते हैं लीनियर सीक्वेंस के अंदर अपने आप को अरेंज रखते हैं और एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, नहीं कि कोई जीन पहले या बाद में है। तो इनका ऑर्डर जो अरेंज करने का श्रेय दिया जाता है जीन का, वो अल्फ्रेड स्टर्वेंट को दिया जाता है। किस प्रकार होते हैं, तो वो 90 ईयर के अंडर ग्रेजुएट थे और मॉर्गन के साथ वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट को वो फॉलो करते थे या उनकी हेल्प करते थे। तो क्रॉसिंग ओवर को उन्होंने किस पे रिलेट किया, जीन की डिस्टेंस के साथ रिलेट किया। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जब जीन के बीच में दूरी ज़्यादा होती है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा इसका मतलब वो जीन बहुत ही पास हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ नए कैरेक्टर वाली प्रोगेनी बनेगी। क्रॉसिंग ओवर यदि नहीं होता है तो पुराने कैरेक्टर मतलब कि पेरेंटल कैरेक्टर ही प्रोगेनी में शो होंगे। तो उनके जो क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने क्या बताया, इसी के बेस पे, रिकॉम्बिनेशन के बेस पे और लिंकेज के बेस पे जीन की लोकेशन को उन्होंने शो किया। नज़दीक जीन वाले लिंकेज शो करेंगे और दूरी पर स्थित जीन जो है वो क्या करते हैं, क्रॉस ओवर शो करते हैं। और उसी का श्रेय जो है क्रॉसिंग ओवर के बेस पे या लिंकेज के बेस पे क्रोमोसोम पे जीन का लीनियर रिप्रेजेंटेशन या उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने का श्रेय जो किसको दिया जाता है, अल्फ्रेड स्टर्वेंट को दिया जाता है। जैसे उन्होंने ड्रोसोफिला के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो जीन थे, जो अलग अलग कैरेक्टर जो थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे थे, तो उनके जीन का जो सीक्वेंस था वो स्टर्वेंट ने अपने अलग सिंबल दिए, मॉर्गन ने उनको अलग सिंबल से अरेंज किया और स्टर्वेंट ने उनको अपने सिंबल से अरेंज करके बताया भी इस प्रकार से जीन जो होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में इसके लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। दूर दूर होंगे जीन तो उनके बीच में क्रॉस ओवर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर येलो और वाइट आइज रिसेसिव करेक्टर लिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये दोनों जीन क्या हैं, पास हैं। और इसके विपरीत यदि हम देखें विंग्स का साइज यदि लें, विंग्स जो है वो दूसरे एक्सपेरिमेंट बी के अंदर विंग्स और आइज़ का जो कॉम्बिनेशन वो लिया, तो यहाँ पर आइज़ के जीन है वो यहाँ पर हैं जबकि विंग्स के जीन है वो बहुत दूर हैं, तो इनके बीच में क्रॉस ओवर होता है। इसके कारण वहाँ पर 37% के करीब नए जो है प्रोगेनी वो मिलती है। तो अल्फ्रेड स्टर्वेंट had foundation of modern biology by mapping of relative location of series of gene on chromosome। क्रोमोसोम के ऊपर जीन का लीनियर सीक्वेंस
को अरेंज करने का श्रेय, जिसको जेनेटिक मैपिंग बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक मैपिंग। मतलब कि हमने जीन्स की मैप कर दी क्रोमोसोम के ऊपर, उसे कहाँ कहाँ पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अरेंज करना है। जैसे पूरा वर्ल्ड का जो मैप है या हम भारत का मैप देखें तो वहाँ पर प्रत्येक लोकेशन है वो एग्जैक्ट पोजीशन पर है, बताने का जो तरीका है वो मैपिंग कहलाता है। तो हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन को मैप करने का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, उस क्रोमोसोम की ऊपर जीन कहाँ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मैपिंग। तो उसका श्रेय किसको दिया जाता है, अल्बर्ट स्टरबैंड को दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जहाँ पर क्रोमोसोम किसी भी तरीके से क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते, जीन जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ बिना क्रॉसिंग ओवर के पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। और ये लिंकेज कौन शो करेगा, थोड़ा सा दिमाग में सोचो भी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला, जिसके पास एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब वो क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करेगा क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम उसके होमोलॉगस नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर न शो करके वो जीन जो होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं। इसके विपरीत इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 0 से लेकर 50% तक हो सकती है। अब पढ़ेंगे अभी हम क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसको रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, किस प्रकार हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है कुछ मात्रा में वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर शो होता है, मतलब कि जीन जो होते हैं आपस में रिकम्बाइन होते हैं। तो फीमेल ड्रोसोफिला के पास 2X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, होमोलॉगस कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पर जीन क्या होते हैं, अपने आप को रिकम्बाइन करते हैं, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो फीमेल ड्रोसोफिला इनकम्प्लीट लिंकेज शो करता है, जबकि मेल ड्रोसोफिला कंप्लीट लिंकेज शो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि कॉम्बिनेशन है वो 50% से तक है, इसका मतलब कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर है, मतलब कि 2 क्रोमोसोम आपस में आधे जीनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, इसका मतलब फुल क्रॉस ओवर हो गया। आधे जीन दूसरे क्रोमोसोम पे चले गए और आधे जीन उसके अपोजिट, उससे दोनों क्रोमोसोम ने क्या किया, अपने जीनों का एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब वो फुल क्रॉस ओवर है। इसका मतलब उनके बीच में क्रॉस ओवर पूरा हो गया है। ये क्रॉस ओवर की परसेंटेज घटती चली जाएगी, इसका मतलब वो क्रोमोसोम जो है वो लिंकेज ज़्यादा शो कर रहे हैं और क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम शो कर रहे हैं। अब हम देखें जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे F2 जनरेशन के अंदर उनको क्या मिला। अब हम बात करें रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। तो मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट ए की बात करें या बी की बात करें, हम एक्सपेरिमेंट नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की बात करें, उनको प्रोगेनी की संख्या कैसे मिली, मतलब कि प्रोगेनी कितने कितने मिले और किस प्रकार से मिले। तो उन्होंने क्या किया, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन के अंदर जो प्रोगेनी मिली, येलो बॉडी, वाइट आइज और ब्राउन बॉडी, रेड आइज, ये कैरेक्टर क्या है, पेरेंटल है, मतलब कि पेरेंट्स के अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर। उनकी प्रोगेनी कितनी थी, 250 उनको जो प्रोगेनी थी वो रिसेसिव कैरेक्टर की मिली और 234 है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली मिली। और ये दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, पेरेंटल। इसके साथ साथ उनको कुछ क्या मिले, नए रिकम्बाइन होकर क्रॉसिंग ओवर वाली जो है वो वहाँ पर प्रोगेनी या संतानें मिली, जिसमें 15 संतानें कौन सी मिली, ब्राउन बॉडी और वाइट आई की, और 16 कौन सी मिली, वाइट आई, रेड आई। ये रिकम्बाइन है, मतलब कि ये दोनों डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, रिकॉम्बिनेशन मिला। इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोगेनी या रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जिन में हुआ, मतलब कि दोनों जीनों ने क्या दिया, कुछ नए कैरेक्टर जो थे वो रिकम्बाइन हुए। इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी। रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जब निकल जाएगी तो हम उन जीन को क्रोमोसोम के ऊपर आसानी से क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, आसानी से उनके क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को अरेंज कर सकते हैं, भी जीन किस लोकेशन में अरेंज है, कौन से जीन कहाँ पर होंगे। तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोगेनी, मतलब कि टोटल नए कैरेक्टर वाली प्रोगेनी कितनी बनी, मतलब कि टोटल हमें क्या करना है वहाँ पर। रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल रिकम्बाइन होने वाली कैरेक्टर कितने बने,
टोटल प्रोगेनी कितनी है, अपॉन कितनी है उसके टोटल प्रोगेनी, और लास्ट में अपॉन में क्या आएगा उसके हमारे पास टोटल जो है फ्रिक्वेंसी कितनी मिली, टोटल जो प्रोगेनी, उसमें पेरेंटल भी जोड़े जाएंगे और नए रिकम्बाइन करेक्टर भी जोड़े जाएंगे और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिकम्बाइनेट फ्रिक्वेंसी का मतलब इक्वल, यदि फार्मूला में वैल्यू रखें तो यहाँ पर एक रिकम्बिनेशन जो है प्रोगेनी है वो 15 मिली हमें ब्राउन बॉडी और वाइट आई की, प्लस 16 हमें क्या मिले वाइट बॉडी और रेड आई की। इसे डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम पेरेंटल करेक्टर वाइट बॉडी येलो बॉडी और वाइट आइज, जो दोनों को जोड़ा हमने, प्लस किसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, रिकम्बाइंड करेक्टर भी साथ में जोड़ दिए, मतलब कि टोटल प्रोगेनी जो थी उसे हम डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी। इसे हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, मतलब कि दो जीनों ने आपस में रिकम्बाइन किया, इसका मतलब 6.02 का मतलब ये लिंकेज को शो करते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। मैंने बताया कि 50% तक यदि वो क्रॉस ओवर करते हैं इसका मतलब फुल वहाँ पर क्रॉस ओवर है, ये 50% से कम है इसका मतलब वो लिंकेज को शो कर रहे हैं। 0% यदि फ्रिक्वेंसी आती यहाँ पर, कोई भी कैरेक्टर जो था वो कैसा आता, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर रिकम्बाइंड नहीं आता तो वहाँ 0 अपॉन टोटल प्रोगेनी जो थी वो एज इट इज़ मिलती हमें। इसका मतलब 515 में से 515 यदि हमें पेरेंटल करेक्टर मिलते हैं इसका मतलब रिकम्बाइंड फ्रिक्वेंसी कितनी आती, 0। लेकिन वहाँ पर हमारे पास कुछ रिकम्बाइंड करेक्टर मिले 31, तो इसका मतलब वहाँ पर जो जीन है वो कुछ मात्रा में उनका क्रॉस ओवर हुआ और उसे हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 6.02, मतलब कि ये लिंकेज ज़्यादा शो कर रहा है और क्रॉसिंग ओवर कम शो कर रहा है। क्रॉस ओवर अधिकतम कब शो करेगा, जब इनकी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 50% आएगी। तो उसको 1% को हम क्या बोलते हैं, उसका एक मैप यूनिट बोलते हैं, मतलब कि 1% का मतलब वो जीन 1% का मतलब है उससे एक जो मैप यूनिट है वो उस क्रोमोसोम के ऊपर वहाँ पर अरेंज होगा। एक पैमाना है, एक अपने उसको मान सकते हैं कि एक इंडेक्स मान लेते हैं कि वहाँ पर 1% मतलब एक मैप यूनिट है। तो यहाँ पर जीन जो है वो रिकम्बाइन होता है टोटल 100% का, टोटल 100 रिकम्बिनेशन में से 6% ही वहाँ पर रिकम्बाइन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन परसेंटेज, या ऐसे हम एक मैप यूनिट बोलते हैं। और उसी के बेस पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर जीन अरेंज होते हैं। तो उसको एक मैप यूनिट बराबर एक रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब एक सेंटीमॉर्गन। उसको फिर ये अल्फ्रेड स्टर्वेट ने इस टर्म को दिया और मॉर्गन का सम्मान देने के लिए मॉर्गन से अल्फ्रेड स्टर्वेट ने बहुत कुछ सीखा। तो ये चीज़ जो थी वो अल्फ्रेड स्टर्वेट ने जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया, फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसको सम्मान देने के लिए मॉर्गन के सानिध्य में अल्फ्रेड स्टर्वेट ने काम किया। तो उसको रिकॉम्बिनेशन जो फ्रिक्वेंसी है उसके यूनिट का जो फॉर्मूला है उसका जो नाम है वो सेंटीमॉर्गन दिया गया। मतलब एक सेंटीमॉर्गन मतलब कि वहाँ पर 1% जो है वो क्रॉस ओवर है, 2 सेंटीमॉर्गन मीन्स वहाँ पर 2% क्रॉस ओवर है, 3 सेंटीमॉर्गन मीन्स वहाँ पर 3% क्रॉस ओवर है। इस तरह से यहाँ पर 6% क्रॉस ओवर है, इसका मतलब 6.02 मतलब कि वहाँ पर 6% क्रॉस ओवर हो रहा है। तो वहाँ पर 1 सेंटीमॉर्गन को 1% रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर इसकी मैपिंग यूनिट कितनी होगी, 6.0 रिकॉम्बिनेशन मतलब 6.02 सेंटीमॉर्गन कहलाएगी। अब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं किस प्रकार ये अपने आप को अरेंज करता है। न्यूमेरिकल लेते हैं कि यहाँ पर जीन किस प्रकार से अरेंज होते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है कि जीन मैपिंग और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो परसेंटेज में दी गई है वो इस प्रकार से है, ए और डी के बीच 8 है, बी और डी के बीच 13 है, सी और डी के बीच 23 है, मतलब सी और डी के बीच मैक्सिमम दूरी है, इसका मतलब वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसीजर सबसे अधिक है। तो इनको एक लीनियर सीक्वेंस में इनको जीन को अरेंज करना है क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, किस प्रकार अरेंज होंगे। सबसे ज़्यादा दूरी वाले को पहले लेते हैं, सी और डी। तो सी यदि यहाँ पर है तो डी कहाँ होगा, डी मोस्ट ज़्यादा दूरी पर होगा। और उनके बीच के कितने सेंटीमॉर्गन है, 23, मतलब 23% है, इसका मतलब क्रॉस ओवर ज़्यादा है यहाँ पर। फिर कौन आएगा यहाँ पर,
बी को यदि यहाँ बीच में अरेंज करते हैं तो बी और डी के बीच की दूरी यहाँ पर हमें दे रखी कितनी है 13, तो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर मॉर्गन, मतलब कि यहाँ पर 13% जो है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जीन बी और डी के बीच की दूरी बढ़ कम हो गई, इसका मतलब क्रॉस ओवर कम हो गया, लिंकेज बढ़ गया। सी और डी के बीच की दूरी ज़्यादा है तो वहाँ पर क्रॉस ओवर ज़्यादा है, लिंकेज कम है। अब बात करते हैं ए और डी के बीच की दूरी है 8। अब ए को कहाँ अरेंज करें, ए को यदि हम अरेंज करते हैं, ये 13 आ गया। अब ए को अरेंज करते हैं यहाँ पर, ए को यदि सी और बी के बीच अरेंज करते हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है वो डी के बीच जो दूरी है ए और डी की हमें 8 दे रखी है, लेकिन 8 से ज़्यादा हो गई तो ये किसी भी तरीके से यहाँ नहीं होगा। अब इसको अरेंज कहाँ करें, बी और डी के बीच, तो बी और डी के बीच जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में दूरी हो जाएगी वो 8 की, और बी और ए के बीच कितना हो गया वहाँ पर दूरी 5 हो गया, और बी और सी के बीच है वो 10 है, हमें दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, सी बी ए डी। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। हमें कुछ परसेंटेज दे दी जाती है, हमें कुछ वैल्यूज़ दी जाती है, उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें कुछ जीन्स को अरेंज करना होता है कि उस क्रोमोसोम के ऊपर जिन की सीक्वेंस में अरेंज होंगे। तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल करने का, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखो होमोजाइगस रिसेसिव एंड सीडी जीन्स वर क्रॉस्ड विद डोमिनेंट, यहाँ पर 2 जीन हैं, पेरेंटल जीन है सीडी और डोमिनेंट जीन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन जो आपको दिए गए हैं, डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन प्लस की कंडीशन में पेरेंटल है और सीडी जीन जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन में पेरेंटल है। उनको जब रिकम्बाइन करते हैं तो वहाँ पर जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर सी डी और प्लस पेरेंटल कैरेक्टर हैं, और प्लस सी डी और ये क्या है रिकम्बाइन कैरेक्टर हैं, ये क्या है दोनों रिकम्बाइन कैरेक्टर है। तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सी और डी के बीच की दूरी का मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी याद करनी है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी याद करने के लिए हमें पहले पेरेंटल कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा। पेरेंटल कैरेक्टर प्रोगेनी कितनी है, सी डी वाली 900 और प्लस वाली भी 880, रिसेसिव भी कितनी है 900 है, और डोमिनेंट भी कितनी है 880 है। प्रोगेनी कितनी बनी, प्लस और डी वाली, मतलब कि वहाँ पर रिकम्बाइन हुआ, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दूसरे में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो वहाँ पर कितना हुआ 115 रिकॉम्बिनेशन हुए। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी याद करने का तरीका हमने बता लिया है, रिकॉम्बिनेशन 115 प्लस 105 टोटल रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल प्रोगेनी कितनी बनी 900 और 880 प्लस 115 प्लस 105, ये टोटल प्रोगेनी थी। उस प्रोगेनी को 100 से परसेंटेज कर दिया, 100 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वो कितनी आ जाएगी 11%, मतलब कि ये क्या है एक तरह से रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने का दूसरा तरीका है। और इसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि सी और डी के बीच 11 मैप यूनिट की दूरी है। यदि ये दूरी और बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, 11 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि इस ऊपर के रिकॉम्बिनेशन जो है, मतलब कि प्लस डी और प्लस सी की संख्या बढ़ेगी तो सी और डी के बीच की दूरी भी क्या होगी, वो ज़्यादा ही शो करेगा। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ये था हमारा जेनेटिक मैपिंग फ्रीक्वेंसी निकालना। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।